हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री देख रहे हैं, जिसके क्रम में हमने क्लास 6 की पूरी हिस्ट्री देख ली, क्लास 7 की भी हमने पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। आज से हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और आज देखेंगे हम लोग चैप्टर 1। तो हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू देख रहे हैं और एमसीक्यू के माध्यम से पूरा का पूरा मतलब जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, कैसे, कब और कहाँ, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है क्लास 8 का। ठीक, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूज़पेपर और जो विज्ञापन वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अगर आप लोग सीटेट की जो है प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली जो मतलब सीटेट में 6 to 8 के लिए एसएसटी से लोग मतलब देते हैं एग्जाम, उसमें आप देखेंगे कि विज्ञापन से क्वेश्चंस खूब बनते हैं और वो जो विज्ञापन से क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी चैप्टर से प्रेरित हैं। ठीक है, तो हमारा ये सजेशन रहेगा कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उसको ध्यान से देखें और जा करके एक बार एनसीईआरटी का वो चैप्टर जो है वो जरूर पढ़ें। हम उसकी जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, क्योंकि आप अगर उस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ये वाला जो चैप्टर है एमसीक्यू की मतलब फॉर्म में आपको समझ थोड़ा कम आएगा। हालांकि हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देंगे, लेकिन चैप्टर समझ में आपको तभी आएगा जब आप उसको पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो घटनाएं हैं वो कोई मतलब कि क्रम से घटनाएं नहीं बताई गई हैं। कुछ घटनाएं बताई गई हैं, न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स दी गई हैं, कुछ फिगर वगैरह दिए गए हैं। तो उन फिगर्स में जो पॉइंट्स हैं वो हमने आपको बता दिया, लेकिन वो फिगर क्या डिनोट कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या आपको बताना चाह रहे हैं, ये सब समझने के लिए आप ईमानदारी से एक बार बुक को रीड कर लेंगे, यानी कि ये वाला चैप्टर रीड कर लेंगे तो आपको जो समझ है वो अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं कि जेम्स रेनेल के द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे के आवरण चित्र में ब्राह्मण ब्रिटेनिया को क्या भेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये हमने चित्र लगा दिया है। ये एक न्यूज़पेपर है सॉरी उस न्यूज़पेपर की ये कटिंग है। उस न्यूज़पेपर क्या है? ये दरअसल एक चित्र दिया हुआ है, जिसमें चित्र में दिखाया गया है ये लोग ब्राह्मण हैं और ये महारानी, ब्रिटेन की महारानी, जिनको यहाँ पे ब्रिटेनिया कह के डिनोट किया गया है, उनको कुछ दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? तो जो भी भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं उनको दे रहे हैं। और ये देने का जो मतलब कि ये जो दिया जा रहा है इसका सिंबॉलिक फॉर्म केवल और केवल ये है कि जो ब्राह्मण है वो अपने धार्मिक ग्रंथों को ब्रिटेनिया को दे रहे हैं, ताकि वो लोग हमारा जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है, जो हमारे प्राचीन कल्चर है, उनकी रक्षा करें। जबकि वास्तविकता ऐसी कुछ थी नहीं। वास्तविकता में आप देखेंगे तो इन लोगों ने हमारे धर्म को, हमारे कल्चर को, सबको मतलब कि बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया, बहुत ही हीन दृष्टि से देखा है। तो ये मतलब कि आप देखेंगे कि जो जेम्स रेनेल थे ना, उनकी ऐसी धारणा थी कि जो ब्रिटेन है या जो भी मतलब कि हिंदुस्तान है या जो एशिया के कंट्रीज हैं, यानी कि जो भी एशियाई देश हैं इंक्लूडिंग हिंदुस्तान, वो सब के सब काफ़ी पिछड़े हुए हैं। ठीक है, काफ़ी पिछड़े हैं और उनको सभ्य बनाने का जो काम है वो कौन कर सकता है? तो वो केवल और केवल यूरोप वाले कर सकते हैं। तो जेम्स रेनेल की मानसिकता इस तरह से थी, तो इस तरह से इन्होंने ये जो है एक चित्र डिनोट किया है। और क्यों किया है? क्योंकि 1782 में जो 1782 है, इसमें जेम्स रेनेल को जो क्लाइव थे इनके द्वारा हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा गया था और उसी में इन्होंने ये मतलब कि नक्शा तैयार किया और उसी में ये सारी चीजें इनके द्वारा बताई थी। ठीक है, और उसी में ये बताया है मतलब दिखाया गया है कि कैसे भारत के जो लोग हैं, स्पेशली जो ब्राह्मण हैं, वो अपने प्राचीन ग्रंथों को ब्रिटेनिया यानी कि ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन की जो सत्ता है यानी कि यूरोप, जो अपने आप को बहुत ही सभ्य और समृद्ध मानता था, उनको सौंप रहे हैं ताकि जो हमारा प्राचीन कल्चर है वो बचा रह सके। ठीक है, तो इसके जो विकल्प हैं उसमें आप देखिए क्या है, धन, भूमि, प्राचीन पवित्र ग्रंथ या हथियार। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी वाला कि प्राचीन पवित्र ग्रंथ। ठीक है, और जो चित्र है वो भी हमने आपको दिखा दिया है, तो ये देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर से कहेंगे, आप लोग सच में अगर
सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और या फिर सच में हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने चैप्टर पढ़ा है तभी क्वेश्चंस बनाए हैं, तो इसी वजह से बता रहे हैं कि चैप्टर जो है ना वो बेसिक समझ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे थोड़ा कम समझ आएगा, बाकी हम बताने का तो अपना पूरा प्रयास करेंगे ही। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो आपके पास विकल्प है युद्ध और बड़ी घटनाओं का विवरण, राजा महाराजाओं की नीतियां, आ और बा दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा हमारे माइंड में आता है ना जब हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इतिहास केवल और केवल तथ्यों को रटने का एक संग्रह है, मतलब उसमें तरह तरह की डेट्स दी हुई हैं, हमको वही डेट्स रटनी होती हैं, जबकि ऐसा है नहीं एग्जैक्टली। जैसे हम लोग सपोज दैट कभी बैठे घर में बैठे बैठे चाय पी रहे हैं और अचानक से हमारे दिमाग में आ जाए आखिरकार हम लोग चाय पीना कब स्टार्ट किए। कभी कभी ऐसी चीजें होती है ना, हम लोग किसी भी चीज को लेकर के देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो माइंड में अचानक से आ जाता है कि आखिर ये स्टार्ट कैसे हुआ होगा, मतलब किसने स्टार्ट किया होगा इन सारी चीजों को। तो ये सारी चीजें भी जो हमारे माइंड में आ रही, इसका भी जवाब हमें इतिहास से ही मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि हमें इतिहास में केवल और केवल डेट्स याद करनी हो, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जो हमारी वर्तमान परिस्थितियों में शामिल हैं और हम ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि एग्जैक्टली की स्टार्ट की मतलब स्टार्टिंग टाइम क्या था, इसको स्टार्ट करने के पीछे क्या कारण था और किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो वही यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि इतिहास जो है इसको अगर आप तारीखों से जोड़कर देखेंगे तो क्या उससे फायदा होगा, या उसको तारीखों से जोड़कर देखने के लिए मतलब क्या कारण जो है वो उत्तरदायी है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सा वाला, मतलब कि ये उत्तर सा यानी कि आ और बा दोनों, यानी कि सी जो है वो इसका सही होगा कि युद्ध और बड़ी घटनाओं का विवरण तथा राजा महाराजाओं की जो नीतियां हैं वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला विकल्प मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इतिहास में महत्वपूर्ण तारीखें कैसे निर्धारित होती हैं। ठीक है, यानी कि जो हम लोग हमारे मन में जो हमारे दिमाग में जो मिथ बना हुआ है कि इतिहास केवल और केवल तारीखों का संग्रह है, तो वो है क्या एग्जैक्टली, वो तारीखें कैसे निर्धारित की जाती हैं आपको ये बताना है। हमारे पास विकल्प क्या है, वे अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं, दूसरा कह रहे हैं कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानने के कारण, तीसरा है अध्ययन का विषय बदलने से, और चौथा है मतलब कि बी और सी दोनों सही है। तो जो इसका सही है वो तो यही वाला हो जाएगा कि बी और सी दोनों ही सही, यानी कि कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानने के कारण तथा अध्ययन का विषय बदलने से मतलब इसी वजह से इतिहास में तारीखें जो है वो निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जो तारीखें हैं इतिहास में वो ऐसे ही निर्धारित की जाती हैं। मान लिया किसी एक मतलब की घटना को कुछ खास मान लिया जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना ईशा पूर्व और ईशा के बाद, तो ये एक घटना को खास ही तो माना गया है, यानी कि ईशा मसीह के जन्म को खास मान लिया गया है, और जो उनके पहले की घटनाएं हैं उसको हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं, और जो बाद की घटनाएं हैं उसे हम मान लेते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं। और ये सारी चीजें हमने नई वाली जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, उसको लाइन बाय लाइन करवाया हुआ है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। उसमें हमने हिस्ट्री भी कराया है, ज्योग्राफी भी कराया है और पॉलिटी भी कराया है, तो आप उसको जरूर देखें। हालांकि हम ये बताएंगे कि जो हमारी पुरानी वाली हिस्ट्री है, यानी कि सॉरी हिस्ट्री का मतलब है कि पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है वो ज़्यादा अच्छी है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि काम की चीज़ें दी हुई हैं। नई वाली एनसीईआरटी उतनी अच्छी नहीं है, उसमें चीज़ें उतनी मतलब अच्छे से समझाई भी नहीं गई हैं, लेकिन पुरानी वाली एनसीईआरटी एकदम मस्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, हमारे पास विकल्प है कि वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 1773 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला, तीसरा कह रहे हैं उन्हें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है, और चौथा कह रहे हैं उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, क्योंकि भैया चैप्टर में ना ऐसे ही जो है कहीं यहाँ की घटना वहाँ की घटना, तो ऐसे ऐसे करके ना कई सारे घटनाक्रम दिए हुए हैं। कुल मिला के उसमें जो चैप्टर में बताया गया वो यही बताया गया है कि हम लोग इतिहास को केवल और केवल तारीखों का संग्रह न मान करके कई सारी घटनाओं को जानने समझने के लिए इतिहास को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसमें मतलब कोई क्वेश्चन ऊधपुर से बना है तो कोई महमूदपुर से बना है, मतलब कि कुछ मतलब कोई तारतम्यता नहीं है,
मतलब जो आज का चैप्टर है उसमें, तो उसी तरह से मैंने क्वेश्चंस भी लिए हैं। और मेरी आदत है कि हर एक पैराग्राफ से हम क्वेश्चंस करवाते हैं ताकि जो भी बुक में दी हुई हैं चीजें वो सबकी सब आपके सामने आ जाएं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो डी वाला हो जाएगा कि सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में एकदम सही हैं। जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और उन्होंने 1773 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अपना पदभार संभाला था। ठीक है, और तीसरा भी सही है कि उन्हें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि आप बताइए भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में किसके द्वारा विभाजित किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक बार करवाया हुआ है, लेकिन आज वाले चैप्टर में फिर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस वजह से हमें जानना चाहिए। कह रहे हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेम्स मिल या लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा हमारा मतलब सी वाला कि जो जेम्स मिल हैं इनके द्वारा भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और वो 3 भाग क्या है, एक तो हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल, जिसमें आप देखेंगे कि इन्होंने जो ब्रिटिश काल है इसको बहुत समृद्धि का काल माना है और जो हिंदू काल, मुस्लिम काल है इसको इन्होंने बहुत ही अंधकारपूर्ण काल माना है। तो यद्यपि ये सारी बातें पूर्णतः सत्य नहीं है, लेकिन इनके द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई है, इनके द्वारा जेम्स मिल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये बुक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये बुक का नाम ही पूछा जा सकता है। आजकल मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस बनने लगे हैं, एक साइड बुक के राइटर का नाम होगा, एक साइड बुक का नाम होगा, आप उसको मैच करें। तो आप याद रखिएगा कि आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये पुस्तक किसकी है, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये पुस्तक है जेम्स किनकी, तो जेम्स मिल की। ठीक है, मैंने सर रेनल बोल दिया कहीं, अगर ऐसा कुछ बोला हो तो सॉरी, जो जेम्स मिल है, तो जो जेम्स मिल है इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अब मतलब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसी पुस्तक में इन्होंने भारत का जो मतलब कि इतिहास रहा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और वो 3 पार्ट कौन है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। ठीक है, और ये जो पुस्तक है इनके द्वारा लिखी कब गई थी, तो ये भी याद रखिएगा कि 1817 में लिखी गई थी। ठीक है, तो जो जेम्स मिल है इनके द्वारा 1817 में एक पुस्तक लिखी गई और उसका नाम क्या है, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इस पुस्तक को भी, चूंकि काफी मोटी ताजी पुस्तक है, तो इसको भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि ये जो पुस्तक है वो भी 3 पार्ट में है और उसी में आप देखेंगे कि इन्होंने भारत को 3 कालखंडों में बांट के भी देखा हुआ है। ठीक है, और इनका ये मानना है कि कहाँ के थे ये भी याद रखिएगा, तो ये स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, तो स्कॉटलैंड के ये थे कौन, जेम्स मिल। और इनका ऐसा मानना था, मैंने बता ही दिया कि जो हिंदू काल और मुस्लिम काल था वो कैसा था, तो वो अंधकारपूर्ण काल था और साथ में उस टाइम पे हिंदू और मुसलमानों की तानाशाही मतलब कि एकदम तानाशाही चल रही थी और चारों तरफ जाति बैर, अंधविश्वास आदि का बोलबाला था। ठीक है, तो जो जेम्स मिल है इनकी जो सोच है वो भारत के प्राचीन इतिहास को लेकर के कोई खास अच्छी नहीं रही है। इन्होंने भारत में जब ब्रिटिशों का मतलब कि शासन आया उसी टाइम को इन्होंने कहा कि वही टाइम अच्छा था, बाकी उसके पहले का तो जो टाइम था वो एकदम रद्दी था। उस टाइम पे अंधविश्वासों का चारों तरफ बोलबाला था और एकदम अंधकारपूर्ण समय चल रहा था। ठीक है, तो ये किनका मानना है, जेम्स मिल का। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। और इनका ये भी मानना था कि जब तक मतलब कि ब्रिटिशर्स के हाथ में पूरी की पूरी सत्ता नहीं आ जाती तब तक जो भारत है वो प्रगति नहीं करेगा। अर्थात ये चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो पूरे भारत पर कब्जा कर लें और भारत को सभ्य बनाने का काम करें। ठीक है, तो ऐसी इनकी मतलब सोच थी, ऐसी इनकी मानसिकता थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत को सभ्य बनाएंगे और उसके पहले जो भारत देश के लोग हैं वो एकदम बर्बर हैं, अंधविश्वास से घिरे हुए हैं। तो इस तरह की इनकी छोटी मानसिकता थी कुल मिलाकर के। तो ये देखिए इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्या था। ठीक है, भारतीय समाज बिल्कुल नहीं, भारतीय समाज को तो इन्होंने कभी भी महत्व दिया ही नहीं।
भारतीय संस्कृति बिल्कुल नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था तो इनसे कोई मतलब ही नहीं था। तो इसमें आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल और वायसराय। ईमानदारी से ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार इतिहास में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो केवल और केवल ब्रिटिशर्स का काल है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड रहा है हमारे भारत देश में वही अकेले इनके लिए महत्वपूर्ण है, वही अकेले मायने रखता है। बाकी सारी चीजों का इनकी नजर में जीरो वैल्यू थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और अगर वीडियो पसंद आए, चीजें जो बताई जा रही हैं वो समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हमने अपने इसी चैनल पे आज से न्यूज़पेपर का एक जो है मतलब न्यूज़पेपर का कोई एक पॉइंट, मतलब कि जैसे न्यूज़पेपर में बहुत सारे घटनाक्रम आते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम लोग कोई एक पॉइंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो उसको आज से एक डिस्कस करना स्टार्ट किए हैं। आज हमने एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, कि यूसीसी को गुजरात में भी लागू करने की जो चर्चाएं हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। क्या यूसीसी क्या है एग्जैक्टली, उसका संवैधानिक कोई मतलब कि कहीं संविधान में उसकी चर्चा है या नहीं है, तो आप उसको जरूर देखें और उसको भी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए आज का क्वेश्चन 7 हम लोग देखेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि इतिहास को अध्यायों में क्यों बांटा जाता है। हमारे पास विकल्प क्या है, ताकि यह अधिक रोचक लगे। दूसरा कह रहे हैं ताकि इसे आसानी से समझा और याद रखा जा सके। तीसरा कह रहे हैं कि ताकि यह अधिक आधिकारिक लगे। और चौथा कह रहे हैं ताकि यह अधिक विस्तृत हो। तो क्या विस्तृत होने के लिए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जाएगा ना, कोई नहीं चाहता है कि किसी एक घटनाक्रम को बहुत बढ़ा चढ़ा के पढ़ना पड़े या बहुत बढ़ा चढ़ा करके बहुत सारे पन्ने पलट करके हमें एक घटनाक्रम के बारे में जानकारी हो। तो विस्तृत करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि ताकि इसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। ठीक है, तो अब देखिए कि जैसे हमने देखा कि जेम्स मिल ने हमारे भारत के इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब कि हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। जबकि अन्य इतिहासकारों ने हमारे भारत के इतिहास को कैसे जो है डिफाइन किया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और जो ब्रिटिश काल है। तो मतलब हालांकि ये सारे के सारे बंटवारे बिल्कुल मतलब एकदम परफेक्ट नहीं है, चाहे हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल हो, चाहे प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास हो, ये कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं है। लेकिन समझने के लिए चीज़ों को, जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को समझने के लिए मतलब उन्हें टाइम पीरियड में डिवाइड करना थोड़ा सही रहता है। तो इस वजह से इतिहास को अध्यायों में बांट करके पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए जेम्स मिल के अनुसार भारत को सभ्यता की राह पर लाने के लिए क्या आवश्यक था। विकल्प क्या है, कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रसार। तो बिल्कुल नहीं, इन्होंने तो भारतीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में बहुत ही कटु शब्द कहे हैं कि वो एकदम मतलब कि बर्बर लोग यहाँ रहा करते थे और जो इनका टाइम पीरियड था हिंदुओं का और मुस्लिमों का, वो तानाशाही किया करते थे, चारों तरफ जो है अंधविश्वास व्याप्त था। तो ये मतलब कि ये सारी चीजों का प्रचार तो कर ही नहीं सकते, इनकी नियत में ही नहीं था। दूसरा क्या है, यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू करना। तो यही एकदम सही बात है, इसका जो उत्तर है यही हो जाएगा। तीसरा करें भारतीय शासकों को सत्ता सौंपना, बिल्कुल नहीं। भारत में शिक्षा, अरे इसके बारे में तो इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा जब तक ब्रिटिशर्स रहे हैं। देखिए मतलब कि इनके लिए कोट कही जाती है कि अगर ब्रिटिशर्स भारत देश में मुस्कुरा रहे थे तो उसके पीछे भी उनका कोई लाभ था, अर्थात वो लोग बिना लाभ के भारत में मुस्कुराते भी नहीं थे, तो भारत में शिक्षा और प्रौद्योगिकी का विकास तो क्या ही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे हैं कि औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में क्या बदलाव शामिल हैं। विकल्प क्या है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव। दूसरा सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव। तीसरा है भाषाई और भौगोलिक बदलाव और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा कि उपरोक्त सभी, यानी कि औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में ये सारे के सारे बदलाव शामिल थे। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि आखिरकार ये औपनिवेशीकरण होता क्या है। ठीक है, तो औपनिवेशीकरण क्या है, जब कोई एक देश, जब सपोज दैट भारत देश है, नहीं पहले यही जानिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब एक देश के दबदबे से दूसरे देश में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो हम वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं औपनिवेशीकरण। ठीक है, अर्थात भारत देश जब ब्रिटिशर्स का उपनिवेश था तो उस टाइम पे आप देखें कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे यहाँ के चाहे
मतलब कि राजनीतिक मामले हो, चाहे सांस्कृतिक मामले हो, चाहे सामाजिक मामले हो, सब में अपनी टांग अड़ाई और सब में अपने जो है संस्कृति को, अपने जो है सामाजिक जो ढांचे हैं उनको और अपनी जो राजनीतिक विचारधारा है उनको थोपने का प्रयत्न किया। ठीक है, तो वही है औपनिवेशीकरण। और औपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया है इसके दौरान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव आते हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक बदलाव भी आते हैं, भाषाई और भौगोलिक बदलाव भी आते हैं। ये हमारे यहाँ आज भी आप देखें कि अंग्रेजी का जो इतना चलन है वो कैसे हुआ है, ऐसे ही तो हुआ है। हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने शासन किया, आज हम लोग महिलाएं धोती, मतलब की धोती पहनना छोड़ करके तरह तरह के जो ड्रेसेस हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस अपना रही हैं। क्यों अपना रही हैं? क्योंकि वहीं से प्रेरणा मिली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1946 में भारत में शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों के विद्रोह को कुचलने का प्रयास कौन कर रहा था? तो आप देखेंगे कि उसमें बॉक्स दिया रहता है एनसीईआरटी की बुक में, तो वही बॉक्स में 1946 में जो शाही भारतीय नौसेना है इनके द्वारा विद्रोह किया गया था, मतलब कि इन नौसेना के जहाजों में सिपाहियों के जो विद्रोह हुए थे उसको कुचलने का काम किया गया था और जो गृह मंत्रालय है उसको रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो उसी से जो है कुछ घटनाएं दी गई थी, तो वहां से हमने क्वेश्चन लिया है कि 1946 में भारत में शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों के विद्रोह को कुचलने का प्रयत्न कौन कर रहे थे? हमारे पास विकल्प क्या है? भारत की औपनिवेशिक सरकार, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर मुस्लिम लीग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि भैया भारत की औपनिवेशिक सरकार यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा ये कांड किया जा रहा था। ठीक है, तो इसका जो पहला वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्टों के अनुसार विशाखापत्तनम में स्थिति कैसी थी? यानी कि जो बंदरगाहों पे सैनिकों ने विद्रोह किया था तो वहां से जो रिपोर्ट्स भेजी जा रही थी, तो आप देखिए जो विशाखापत्तनम है वो भी बंदरगाह है, तो वहां पे स्थिति कैसी थी, उस रिपोर्ट में क्या बताया गया था, ये आपसे पूछ रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मतलब विकल्प है कि पूरी तरह नियंत्रण में थी, दूसरा कह रहे हैं हिंसक, तीसरा तनावपूर्ण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पूरी तरह से नियंत्रण में थी, अर्थात जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई है जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा, उन्होंने बताया कि भैया विशाखापत्तनम में जो मतलब कि विद्रोह हो रहा है वहां की स्थिति पूरी तरह से अपने नियंत्रण में है। ठीक है, तो और ये घटनाएं कब की हैं याद रखिएगा, 1946 की हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कराची में कितने विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया था? तो भैया 301 विद्रोहियों को कराची में गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अंग्रेजों के द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विकल्प क्या है? वे सटीक और निष्पक्ष होते हैं, सच में। फिर कह रहे हैं वे उस समय के राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तीसरा कह रहे हैं वे हमेशा विश्वसनीय होते हैं और चौथा कह रहे हैं वे आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा कि वे उस समय के राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये सरकारी रिकॉर्ड जो है ये इसी वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिलेखागार और संग्रहालय के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि अभिलेखागार और संग्रहालयों की स्थापना क्यों की गई थी? विकल्प क्या है? महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नष्ट होने से बचाने के लिए, दूसरा करें आम जनता के लिए ऐतिहासिक कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए, तीसरा क्या है इतिहासकारों के लिए अनुसंधान सामग्री प्रदान करने के लिए, और चौथा करें उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा कि जो अभिलेखागार और संग्रहालय हैं इनकी स्थापना करने का उद्देश्य यही होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं वो नष्ट ना होने पाए। ठीक है, और जो आम जनता है उनके लिए ऐतिहासिक कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जा सके तथा जो इतिहासकारों के लिए अनुसंधान सामग्री है वो प्रदान की जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब इन सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होता है अभिलेखागार और संग्रहालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के चलन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। विकल्प देखिए, कह रहे हैं कि अंग्रेजों का मानना था कि देश पर शासन करने के लिए उस जानना जरूरी है, यानी कि अगर आप किसी भी कंट्री पे शासन करना चाह रहे हैं तो पहले उस देश को जानिए, यानी उस कंट्री के बारे में जानिए। ठीक है, दूसरा क्या है?
कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी या 19वीं सदी के शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए 1782 में क्लाइव ने किसको जो है जिम्मेदारी दी थी, तो वो जो जिम्मेदारी है वो रेनल को दी गई थी। ठीक है, तो तीसरा क्या है, अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं आदि के बारे में जानना जरूरी था। और आगे करें, सभी कथन सत्य हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी चीजें हैं एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रही हैं, तो उत्तर इसका पॉजिटिव ही होना चाहिए कि ऑल स्टेटमेंट्स आर मतलब कि ट्रू। ठीक है, तो इसके जो भी विकल्प दिए हैं वो सारे के सारे विकल्प एकदम सत्य हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के चलन जो मतलब सर्वेक्षण का चलन हुआ था, उसके लिए ये सारे जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट थी। पहला क्या था कि अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि अगर आप किसी भी कंट्री पर रूल करना चाहते हैं तो पहले आपको उस कंट्री के बारे में जानना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या था कि 19वीं सदी की शुरुआत तक लगभग पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। हमने आपको ये भी बताया कि 1782 में क्लाइव ने पहली बार जो है जो रेनल है उनको हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने की बात भी की थी। ठीक, और तीसरा भी सही है और सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना के बारे में बन गया है। ठीक है, और ये क्या आपसे कह रहे हैं कि जनगणना के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमसे असत्य पूछा जा रहा है। पहला विकल्प क्या है, कह रहे हैं कि जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। दूसरा क्या है, 19वीं सदी के आखिर से हर 5 साल में जनगणना की जाने लगी। तीसरा कह रहे हैं कि जनगणना के अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। और चौथा क्या है, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो उपरोक्त सभी सत्य हैं ये ठीक नहीं होगा क्योंकि इसमें असत्य पूछा जा रहा है, तो हमें असत्य बताना होगा। तो अब देखिए इसका जो बी वाला है यही रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 19वीं सदी के आखिर से हर 5 साल में नहीं भैया, हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। ठीक है, तो ये जो 5 यहाँ लिखा है यहाँ होना चाहिए था 10। तो 19वीं सदी के आखिर में आप देखेंगे कि हर साल मतलब कि हर 10 साल में जनगणना करने का जो मतलब विचार है वो आ गया था। हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी थी और जनगणना में ये सारी चीजें तो होती ही थी, यानी कि सभी प्रांतों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, वो किस जाति से बिलोंग करते हैं और उनके जो व्यवसाय वगैरह हैं उनकी जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। ठीक है, तो ये तो की ही जाती थी, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि जो वानस्पतिक सर्वेक्षण है वो भी किया जाता था, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी किए जाते थे, पुरातात्विक सर्वेक्षण और कई अन्य प्रकार के सर्वेक्षण भी उस टाइम पे किए जाते थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जनगणना के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत देश में जो सर्वप्रथम जनगणना कराई गई थी वो किसके द्वारा करवाई गई थी, तो 1872 में, कहीं कहीं आपको 71 भी देखने को मिलेगा, तो 1871-72 जैसे ऑप्शन में रहे उस तरह से टिक करिएगा। तो 1872 ही मानिएगा। वैसे 1872 में सर्वप्रथम जो लॉर्ड मेयो थे इनके द्वारा जनगणना कराई गई। ठीक, किनके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। 1872 ही ज्यादा ठीक है। आगे चल करके 1881 में जो लॉर्ड रिपन है, रिपन, हम लोग ये सारे लोगों के घटनाक्रम मतलब कि जो भी वॉयसराय हुए, जो भी मतलब कि बंगाल के गवर्नर जनरल हुए, उन सबको एक बार देखेंगे। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में ये सारी चीजें नहीं बताई गई हैं, तो इस वजह से अभी जब तक हम लोग एनसीईआरटी देख रहे हैं, एनसीईआरटी में जो काम की चीजें हैं उसे ही देखेंगे। हालांकि एनसीईआरटी में एक लाइन काम की है, तो एनसीईआरटी में जो दिया है वही हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग हिस्ट्री को और भी कई तरह से कवर करेंगे, या आप चाहते हैं कि इन सबको बहुत अच्छे से देख लें तो हमने लूसेंट की हिस्ट्री करवाई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इसी चैनल मतलब कि इसी पे प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, लूसेंट लाइन बाय लाइन करके। ठीक है, तो वहां जाके देख सकते हैं। तो 1881 में क्या हुआ कि सर्वप्रथम तो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा जनगणना जो है वो स्टार्ट कराई गई। आगे चल के 1881 में जो लॉर्ड रिपन है उन्होंने नियमित जनगणना, ये जो हर 10 साल में जनगणना की जाती है उसका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर दिया। और जनगणना का हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। डेली न्यूज टॉपिक करके जो है एक प्लेलिस्ट है, वहीं पर आपको मिल जाएगा। लगभग 40-50 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपको जनगणना के सारे जो पॉइंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे उसमें, तो ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो उसमें जो है न्यूज़पेपर में
एक कटिंग दी हुई है, न्यूज़पेपर की कटिंग है, वहीं पे 1857 के विद्रोह के बारे में बताया गया था, तो वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है इसी चैप्टर से। चलिए, पहला कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए, ठीक है। दूसरा, विद्रोह में शामिल सभी भारतीय अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। तीसरा कह रहे हैं विद्रोह का मुख्य कारण धार्मिक था। और चौथा कह रहे हैं कि विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। तो जो इसका सही विकल्प है क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा कि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए बड़े कठोर कदम उठाए, ठीक है। तो ए वाला एकदम सत्य हो जाएगा। आगे ना इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी क्लास 8 में हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट एक चैप्टर ही है, उसमें ये सारी चीजें देखेंगे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट आप देखेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई हो रहा है, चाहे टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो, बीपीएससी टीआरई में एक मतलब कि इंडियन नेशनल मूवमेंट करके चैप्टर ही दिया हुआ है, टॉपिक ही दिया हुआ है, और खूब भर भर के क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तक। तो इस वजह से भी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा हमारा ए वाला कि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए बड़े कठोर कदम उठाए, ठीक है। और ये जो कह रहे हैं कि विद्रोह में शामिल सभी भारतीय अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, तो अगर सारे लोग जो है अंग्रेजों के प्रति वफादार होते तो विद्रोह ही क्यों होता, तो ये तो मतलब गलत बात है। और विद्रोह मुख्य कारण धार्मिक बिल्कुल नहीं था। हाँ, धार्मिक भी एक कारण था, लेकिन मुख्य कारण ये नहीं था। आप देखेंगे कि इसमें कई सारे कारक मिल करके 1857 के विद्रोह में भूमिका निभा रहे थे। सामाजिक भी थे, राजनीतिक भी थे, आर्थिक भी थे, और धार्मिक कारण भी विद्यमान थे, ठीक। और विद्रोह में कह रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन को जो है समाप्त कर दिया, तो नहीं, भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त नहीं किया, बल्कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन समाप्त हो गया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी कंपनी के रूप में काम कर रही थी, और मतलब कि उसका कंपनी के रूप में कामकाज भी समाप्त हो गया। और दूसरी बात कि अब डायरेक्ट जो है रूल करने का जो काम था वो ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया था। अभी तक जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही यहाँ पे कर्ता धर्ता के रूप में काम कर रही थी, लेकिन 1857 के बाद जो 1858 में एक अधिनियम आता है, उस अधिनियम से ये हो गया कि अब जो डायरेक्ट रूल किया जाएगा वो ब्रिटेन की महारानी के द्वारा किया जाएगा। तो ये आप कहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया एक बार, ये बात सही है, लेकिन ब्रिटिश जो शासन है वो समाप्त हो गया, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। कभी कभी ना शब्दों के जाल में हम लोग फंस के क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं, इस वजह से हमने यह थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। यहां आपसे पूछ रहे हैं कि 1946 में दिल्ली के पुलिस कर्मियों की हड़ताल का मुख्य कारण क्या था। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने वहां जो बॉक्स में ऐसे बॉक्स करके दिया रहता है एनसीईआरटी में, वहां से लिया हुआ है। कह रहे हैं कि कम वेतन और खराब भोजन, दूसरा कह रहे हैं काम के घंटे और छुट्टियां, तीसरा राजनीतिक अस्थिरता, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ये वाला हो जाएगा कि कम वेतन और खराब भोजन, यानी कि जो 1946 में दिल्ली के पुलिस कर्मियों की हड़ताल हुई थी, उनका जो मेन रीजन था वो क्या था कि उनके मतलब एक तो उनको वेतन भी ढंग का नहीं मिलता था, और ऊपर से उनके जो खाने पीने की सुविधा थी वो भी ठीक नहीं थी, मतलब भोजन भी ढंग से नहीं दिया जाता था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। तो यही इतने सारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन मतलब टोटल 18 क्वेश्चन हमने लिए। एक बार फिर से कहेंगे, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तभी समझ आएगा जब आप इसको खुद से पढ़ेंगे चैप्टर को, या आगे चल के हम बुक को भी रीडिंग करवा देंगे तो वो हो सकता है वहां से समझ आ जाए, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग खुद से एक बार जो है ये चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद जो हमारा ये वीडियो है उसको देखें। सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने कवर कर दिए हैं, लेकिन अच्छी समझ के लिए आपको बुक को एक बार जरूर रीड करना चाहिए। तो ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।